क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन के अंदर में हम न्यूटन के दो लॉ पढ़ चुके हैं। अब अपने पास में केस है थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो वैसे तो बेसिकली हम क्या न्यूटन के तीनों लॉज 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास में इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंप्लीट डिस्क्राइब से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन के मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, फोर्स नेवर अकर सिंगल इन अ नेचर। पहली बात इन्होंने ये कही कि देखो सबसे पहले अपने पास में मोशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो इंसान थे एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु आए थे। इनकी सारी स्टेटमेंट गलत हो चुकी थी जब हमारे पास में गैलीलियो आए थे, और इसके बाद में अपने पास में कौन आए थे, न्यूटन आए थे, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये फादर ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, फादर ऑफ फिजिक्स ये लिखा नहीं गया, मगर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट क्या कही कि जो फोर्स होगा नेवर अकर सिंगल इन नेचर, मतलब कि ये सिंगल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या मतलब कि एक मेरे पास में कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई बॉडी है, तो मतलब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर में लग रहा है, मान लो लेट अस अज्यूम ये फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ ये फोर्स F1 ही ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, मतलब ऐसा कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा जो इसके अपोजिट भी लग रहा होगा, दैट इज, और उसको नाम देंगे F2। मतलब हमेशा फोर्स जो लगेगा वो पेयर के अंदर में लगेगा, ये बात इन्होंने कही। फोर्स इज द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। दूसरी बात क्या कही, फोर्स क्या है, मान लो एक बॉडी ए है ये और एक बॉडी बी है ये, ठीक है, ये ए और बी है, तो फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है उनको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या चीज़ कही, फोर्स अकर इन पेयर्स, फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, पेयर्स के अंदर में लगेगा। और यहीं से एक स्टेटमेंट आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस चीज़ को समझने की क्या देखो ज़रूरत है। मान लो मेरे पास में ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे एक है मेरे पास में एक छोटा सा स्टोन ले लिया मैंने, ठीक है, और स्टोन को मैं क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, रिलीज कर दूँ, फ्री फॉल किया मैंने, बस ऐसे स्टोन लिया इस तरीके से और उसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ये पेन लिया और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे छोड़ दिया। जब ये नीचे की तरफ में आएगा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, ऑब्वियस है लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, हमारे पास में फोर्स लगेगा दैट इज mg, मास और ग्रेविटी वाला, ठीक। अब यहाँ पे इनसे पूछा गया कि जब ये फोर्स अर्थ जब इसको इस साइड के अंदर में खींच रही है, ये फोर्स लेट अस अज्यूम F1 मान लीजिए जो mg लग रहा है, तो क्या इस स्टोन के द्वारा भी इस फोर्स के ऊपर में अर्थ के ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या इसके अपोजिट कोई फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन ने कहा हाँ, यस, ये भी कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर में अपोजिट में लग रहा है, लेकिन हमें इसका इफेक्ट क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि स्टोन के कंपेरिजेबल में अर्थ जो है वो बहुत मासिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में क्या है, मास है। ये तो मतलब नेग्लिजिबल वेट हो गया इसका अगर अर्थ से हम कंपेयर करें। तो मतलब क्या कहा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर में हमने एक चीज़ पढ़ी कि कभी भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर में सिंगल नेचर में फोर्स नहीं लगेगा। अगर एक सिंपल स्टोन को हम फ्री फॉल भी कर रहे हैं तब भी वो क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, किसके, अर्थ के अंदर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। अब एक चीज़ देखो, मान लो अगर ये इस तरीके से है, देखो ऐसे कंडीशन में अगर यही चीज़ पॉइंट लेते, अगर ये फोर्स नीचे की तरफ अर्थ लगा रही है, अगर ये भी फोर्स ऊपर की तरफ में लगाता तो हवा में ही रह जाना चाहिए था अगर बराबर फोर्स लगते। मान लो ये बॉडी है इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से फोर्स है, इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है F1, और अगर न्यूटन की बात माने तो ये भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है दैट इज F2 जो इसके अपोजिट है। अगर ये लगता तो ये हवा में ही रहता, नीचे जाता ही नहीं। लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्या की, क्लियर की कि देखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, मतलब इसी के ऊपर में नहीं लगेगा। दूसरा मान लो अगर इस तरफ में एक्शन फोर्स है तो जो दूसरी बॉडी होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा,
ठीक है, मतलब सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इस तरीके से कोई मेरे पास में एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने एक रस्सी इधर बांध दी और एक रस्सी इधर बांध दी। एक साइड से मैं फोर्स यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और एक साइड से इस साइड से खींच रहा हूँ। तो इसके अंदर में कंडीशन क्या होगी, एक्शन और रिएक्शन दोनों इसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या पे कंडीशन पे है, स्टेट कंडीशन के अंदर में है, कोई भी इसके अंदर में चेंज नहीं आएगा, स्टैटिक के अंदर में ही है। लेकिन अगर अब मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूँ इस तरीके से, मान लो एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तब ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है। मतलब जितना एक्शन इसने किया जितना उतना ही रिएक्शन इस साइड से भी आया। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ, मान लो ये अगर मेरे पास में ए बॉडी है और ये बॉडी बी है, तो दैट इज फोर्स ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए बाई किसके द्वारा, बाई बी। ठीक है, बी के द्वारा फोर्स लगाया गया है, वो बराबर होगा लेकिन अपोजिट। ठीक है, माइनस का साइन इंडिकेट क्या करता है, अपोजिट, दैट इज बी ए। मतलब क्या, फोर्स ऑन बी किसके द्वारा, बाई ए। ये है अपने पास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, दैट इज फोर्स ए बी जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ बी ए के। ठीक है, ये है अपने पास में मोशन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन।